हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल कॉन्सेप्ट्स, जिसका उद्देश्य है सरल भाषा में सभी बच्चों तक सटीक ज्ञान पहुंचाना। अगर आप सीटेट सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए ही है। आज की इस क्लास में हम सीटेट सीडीपी के ऐसे क्वेश्चंस को हल करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसको आसान करने में शिक्षक क्या भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। क्या शिक्षक का कार्य केवल छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना है? ये तो एक पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के गुण है। जबकि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समाज से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। दूसरा ऑप्शन है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। कुले वाइगोस्की में जहां भी इसके फोल्डिंग दिखे या आलंबन दिखे तो आंख बंद करके इसको सही कर ले। चलिए हम थोड़ा नीचे भी देखते हैं इसमें ऑप्शन और क्या लिखा है। ऑप्शन सी है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। क्या आप छात्रों को पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति दे दी जाए? इससे तो उनका सामाजिक अंतःक्रिया और मार्गदर्शन की कमी में छात्र पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं हो पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। क्या वही कार्य दोबारा देने चाहिए जो बच्चा पहले से ही जानता है? इससे तो उसका संज्ञानात्मक विकास रुक जाएगा और वह कुछ नया सीख ही नहीं पाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 2, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है सही नहीं है। किशोरावस्था एक सामाजिक प्रक्रिया है। हाँ, किशोरावस्था एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज हमारे मूल्य को तय करती है कि बच्चे क्या सीखेंगे, उनमें क्या योग्यता आएंगी। दूसरा है ऑप्शन बी, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। यौवनारंभ कब शुरू होता है? किशोरावस्था में शुरू हो जाता है। ऑप्शन सी है बचपन और वयस्कता के बीच के विकासात्मक संक्रमण, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होता है। ये भी बिल्कुल सही है। जो किशोरावस्था होता है वो बचपन और वयस्कता के बीच का होता है। किशोरावस्था जो होता है तक के बीच का होता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। ऑप्शन डी बोला है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों में अपने कुछ मूल्य, रीति रिवाज होते हैं। किसी संस्कृति में बच्चे को तुरंत जिम्मेदारियां मिल जाती है और किसी संस्कृति में बच्चे क्या होते हैं, बहुत लंबे समय तक अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न 3, जो एक प्रगतिशील कक्षा है उसमें आकलन कैसा होना चाहिए? तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो प्रगतिशील कक्षा है उसके हिमायती कौन है? इसके हिमायती है जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है वो अपने कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेके सीखता है। वे एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हम देखते कैसा आकलन होना चाहिए प्रगतिशील कक्षा में। क्या वस्तुनिष्ठ होना चाहिए? केवल तथ्यों को रटाकर बच्चों का पूर्ण आकलन किया जा सकता है? नहीं। योगात्मक होना चाहिए। क्या सत्र के अंत में, केवल अंत में ही हम आकलन करें? ये केवल साल के अंत में होने वाला आकलन है। इसके माध्यम से ग्रेड या अंक दिए जाते हैं और ये प्रगतिशील कक्षा के बिल्कुल विरुद्ध है। मानक संदर्भित होता है। क्या आकलन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम दो बच्चों का आपस में क्या करें, विभेदीकरण करें या उन्हें रैंक दे या तुलना करें? ये भी प्रगतिशील शिक्षा के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों में आपस में सहयोग, बच्चों का आपस में हम क्या करते हैं, सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। गतिशील होना चाहिए, जिसमें शिक्षण और आकलन दोनों साथ साथ चाहिए। इससे बच्चों की कमियों को समय रहते सुधारा जा सकता है और उसमें गुणात्मक वृद्धि की जा सकती है। प्रश्न 4, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय बिंदु क्या था? कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास के सिद्धांत की जो है मुख्य आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। ये बात आप याद रखिएगा।
तो इन्होंने इनकी आलोचना किस आधार पर की थी, ये हमें बताना है। देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण को, इसमें कुछ चीजें याद रखनी है। कैरोल गिलिगन जो थी, इनका मानना था कि जो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, इसमें केवल पुरुषों के मतों को देखा गया है, पुरुषों और लड़कों पर शोध किए गए हैं, और नारीवाद दृष्टिकोण को क्या करा गया है, नकारा गया है। पुरुषों का नैतिक दृष्टिकोण न्याय पर आधारित होता है। जो पुरुष होते हैं, पुरुषों का दृष्टिकोण किस पे आधारित होता है, न्याय पर। और जो महिलाएं होती है, उनका दृष्टिकोण देखभाल और रिश्तों पर आधारित होता है। तो आपको इसमें कुछ चीजें याद रखनी है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि इसमें देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण पर आधारित है। जो कोहलबर्ग है, उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में पुरुषों और लड़कों के ऊपर तो शोध करा है, उन्होंने महिलाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है, यानी कि नारी दृष्टिकोण को नजरअंदाज करा है। तो इसमें पुरुषों का नैतिकता दृष्टिकोण न्याय पर आधारित होता है, लेकिन जो महिलाओं का दृष्टिकोण होता है, वो रिश्तों पर आधारित होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। प्रश्न 5 है, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबंधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होते हैं, सभी व्यक्तियों में या बच्चों में किसी न किसी प्रकार की क्षमताएं होती है, वे किसी भी कार्य को विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। तो इनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, कुछ बच्चे मोटे होते हैं, कुछ बच्चे पतले होते हैं, कुछ बच्चे किसी चीज को तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसी कार्य को देरी से समझते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। हमें जो एक शिक्षक है, उसको व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या करना चाहिए, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये तो एक नकारात्मक वर्ड है और ये गलत है। क्या व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज कर देना चाहिए। नजरअंदाज करने से तो बच्चे में क्या आ जाएगी, नकारात्मकता की भावना आ जाएगी, और वो अच्छी प्रकार से जरूरतों को पूरा न करते हुए सीख भी नहीं पाएंगे। तीसरा है, विविधताओं और मानव विविधता की प्रत्यक्ष विविधता के रूप में मानना का सही आंसर लग रहा है। हम आगे देखते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए अमान्य, यानी कि जो क्या हमें कठोर पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए और एक समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। कठोर और एक जैसे पाठ्यक्रम लागू करने से व्यक्ति आवश्यकताओं को, व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं हैं बच्चों की, वो क्या हो जाएगी, अनदेखी हो जाएगी। इसलिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए बच्चों के लिए, लचीला। कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए बच्चों के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जो समावेशी शिक्षा है, उसके अंतर्गत क्या बोला गया कि जो विशिष्ट होने के बावजूद भी सभी बच्चों को एक समान रूप से देखना और एक अधिगम में सहायता करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो पहले आपको समावेशी कक्षा के बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। समावेशी कक्षा वे कक्षा होती है जिसमें सभी शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले सभी बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, और इसमें सभी बच्चों को सीखने के समान अवसर दिए जाते हैं। सीखने के समान अवसर, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि क्या नहीं है, विविध दृष्टिकोण का समावेश। अगर विभिन्न पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, तो वो अपने अलग अलग मत देंगे, तो हमें उसका क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। उचित समावेशन का पालन, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार हमें सभी चीजों की अरेंजमेंट करनी चाहिए। विभेदित निर्देश, ये भी बिल्कुल सही है कि जो बच्चे होते हैं उनको उनके अनुसार ही सारे कार्य दिए जाने चाहिए। जैसे कोई अधिगम क्षमता वाला बच्चा है, तो उसके हिसाब से उसके लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है, प्रतिस्पर्धा लोचाकार को प्रोत्साहन करना। ये इसका सही आंसर है। हमें बच्चों में क्या नहीं करना चाहिए, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो ज्यादा अच्छे बच्चे वो तो ऊपर चले जाएंगे, और जो कम बुद्धि वाले या ऐसे कोई बच्चा है, वो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, पीछे हो जाएगा, उसमें हीन भावना आ जाएगी। इसलिए इसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा है जो प्रगतिशील शिक्षा का वर्णन कर रहा है। शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए प्रगतिशील शिक्षा में। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक होना चाहिए। क्या वो केवल ज्ञान देने वाला होना चाहिए और ज्ञान देके चला जाए और बच्चे उसे मुंह होके सुने। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर स्कैफोल्डिंग प्रदान करता है, यानी कि उसे क्या दे रहा है,
सहायता दे रहा है। ऑप्शन सी है कि शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। क्या शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि केवल वो पाठ्यचर्या को क्या करे, कठोरता से सभी बच्चों पे लागू करे। ऑप्शन डी है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया माध्यम से सीखता है। सामाजिक अंतःक्रिया अंतःक्रिया और और किसके माध्यम से, मार्गदर्शन के माध्यम से एक अच्छी सीख हासिल कर पाता है। सामाजिक अंतःक्रिया और मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चा एक अच्छा विकास कर पाता है, इसलिए इसमें क्या नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को एक अस्थायी सहायता प्रदान और उनकी आवश्यकता पड़ने पर इसकी फोल्डिंग भी दे, यानी कि उसे सहायता दे, जैसे कि कुछ क्लू देना या फिर कुछ संकेत देना या अधूरा काम देना। इससे बच्चे में सीखने की जो क्षमता है और विकसित हो पाएगी। प्रश्न 8, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरह से किया जाता है। से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो पूछा गया है कि जैसे कि आप बुक्स में देखते हैं कि सभी जेंडर का प्रतिनिधित्व किया जाता है और इसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, तो ये किस लिए किया जाता है। ये पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में जेंडर का जो प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाने के लिए किया जाता है और इसमें आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो क्या है इसका, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने के लिए, या जेंडर स्थिरता को मजबूत करने के लिए, या जेंडर पहचान को मजबूत करने के लिए। ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन दोनों में हमारे पास नकारात्मकता होती है। नकारात्मकता, हम किसी व्यक्ति के लिए पहले से कोई नकारात्मक बिंदु बना के रखते हैं, जैसे कि लड़कियां कला में अच्छी होती है, लड़के गणित में अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित करना, क्या हमें जेंडर भूमिका में जो लचीलापन है उसको हतोत्साहित करना चाहिए, उसको मानने से इनकार कर देना चाहिए, भी नहीं है सही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। जब बच्चे यह विश्लेषण करते हैं कि केवल महिलाओं को खाना बनाना चाहिए और पुरुष दफ्तर जाएंगे, तो इससे उनमें पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। प्रश्न 9 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछे हमसे कि जो बच्चों का नैतिक विकास है वो कानून के इर्द गिर्द कौन सी अवस्था या स्तर में घूमती है। तो क्या ये पूर्व परंपरागत स्तर में घूमती है, परंपरागत स्तर में घूमती है, सम नैतिकता में, या स्वायत्त में। तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट में बताइए। जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है, इसमें क्या होता है, बच्चे सजा से बचने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करते हैं। कानून की समझ नहीं होती इनमें, कानून की समझ नहीं होती, नहीं है ना, इनमें कानून की समझ नहीं होती है। और दूसरा, ये या तो पुरस्कार के लिए, पुरस्कार या दंड से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरा, पारंपरिक नैतिकता, दूसरा जो स्तर होता है उसमें ये दूसरे स्तर के चौथे चरण में बच्चों में कानून के प्रति नैतिकता उत्पन्न हो जाती है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था कानून को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है। बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें क्या होता है, बच्चों का जो तर्क है वो कानून के इर्द गिर्द घूमता है। और ये दोनों गलत है, ये दोनों जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे का जो नैतिक विकास है उससे संबंधित है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। जो पूर्व पूर्व परंपरागत नैतिकता है, इसमें बच्चे में क्या होता है, या तो पुरस्कार पाने के लिए या दंड से बचने के लिए नैतिकता का विकास करते हैं। ठीक है, उनको कानून की समझ नहीं होती है। लेकिन जो पारंपरिक नैतिकता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कानून के प्रति सजग रहते हैं, वे कानून मानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न 10, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें देख के पता चल रहा है, डिसलेक्सिया एक डैश की स्थिति है। कैसी स्थिति है, जो शिक्षार्थी की डैश क्षमता को प्रभावित करती है। ये हमारी कौन सी स्थिति है, क्या ये भावनात्मक और चित्र बनाने वाली स्थिति है, या तंत्रिका तंत्र न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, या फिर शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण की स्थिति, या संवेदी शारीरिक गतिविधियों से समन्वय है। भावनात्मक और चित्र बनाने से तो इसका कोई संबंध नहीं है।
शारीरिक साथियों के साथ सामाजिक समन्वय, ये तो ऑटिज्म में होता है, जिसमें बच्चे क्या नहीं कर पाते, समाज से अंतःक्रिया नहीं कर पाते। वो कैसे होते हैं, मतलब एक ही कार्य को बार बार करते हैं, या फिर, और ये जो संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय होते हैं, ये आता है डिस्प्रैक्सिया में। डिस्प्रैक्सिया में ये इससे संबंधित होता है। इसमें बच्चे को शरीर के साथ समन्वय बनाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। जैसे वे शर्ट का बटन नहीं लगा पाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तंत्रिका तंत्र न्यूरोलॉजिकल से संबंधित है ये। ठीक है, इसमें ध्वनियों को प्रतीकों के चिन्हों के साथ जोड़ने में कठिनाई होती है। जैसे बच्चा बी को क्या पढ़ेगा, को डी पढ़ेगा, DOG, डॉग को क्या पढ़ेगा, गॉड, और उसे लिखने से संबंधित भी परेशानी होती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें बच्चे को पढ़ने, लिखने और शब्दों को सही से बोलने में दिक्कत होती है। प्रश्न 11, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद, ध्यान दीजिएगा इसमें बोला है नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। क्या ये आंतरिक रूप से प्रेरित है, या बाहरी रूप से प्रेरित है, या महारत उन्मुखी शिक्षार्थी है, या असफल सफल परिहार शिक्षार्थी है? तो आपको पता होना चाहिए जो आंतरिक रूप से प्रेरित होता है उसमें बच्चे में क्या होती है, स्वयं से करने की इच्छा, या वो आनंद के लिए करता है, जिज्ञासा मिटाने के लिए जिज्ञासा, ये सारी किस में आएगी, आंतरिक में। और जो बाहरी है, बाहरी रूप से प्रेरित, इसमें क्या आएगा, पुरस्कार, पुरस्कार, नकद, सराहना, बाहर बाहर से जो उसको चीजें मिले, है ना, को इसमें लालच होता है, लालच के लिए ऐसा करता है। जो महारत उन्मुखी है, ये वे बच्चे होते हैं जो किसी चीज को सीखने, अपने कौशल को सुधारने या ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान देते हैं, ना कि पुरस्कार के लिए। ये पुरस्कार के लिए नहीं करते हैं, पुरस्कार के लिए नहीं करते हैं। और चौथा, असफल परिहार शिक्षार्थी जो होते हैं, ये वे बच्चे होते हैं जो केवल परीक्षा में पास होने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, जो असफल परिहार शिक्षार्थी होते हैं वो परीक्षा में पास होने के लिए कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसमें बाहरी रूप से प्रेरित है क्योंकि वो नकद का प्रथम पुरस्कार पाने के लिए क्या कर रहा है, प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अगर वो आंतरिक रूप से प्रेरित रहती तो वो क्यों करती, वो आनंद के लिए ऐसा करती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। प्रश्न 12, ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित, यानी कि क्या होते हैं, उनको फायदा होता है और उन कार्यों को कर पाते जो उनके समीपा दूराभिमुख ZPD विकास के क्षेत्र के डैश में है। ये ZPD होता क्या है, ZPD ये सीखने का वे दायरा है या क्षेत्र है जो छात्र किसी कार्य को अकेले कर सकता है, किसी की मदद से कर सकता है, इसमें हमें क्या करता है, सहायता करता है। ये ZPD का मतलब क्या है, छात्र कोई कार्य को खुद कितना कर सकता है और किसी के सहायता से क्या कर सकता है, इसके बीच का अंतर है ZPD। अधिक जानकार MKO मतलब होता है जो आपसे ज्यादा जानता है। इसमें कोई भी हो सकता है, MKO कोई भी हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, माता पिता, दोस्त, ये सारे किस में आएंगे, MKO के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है ZPD। ZPD वे दायरा है जो बच्चा स्वयं कर सकता है और किसी की सहायता से कर सकता है, किसी अन्य जानकार व्यक्ति की सहायता से कर सकता है, किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से कर सकता है, इसके बीच का अंतर है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, ये बच्चे के अंदर होता है। कैसे, जो कार्य बच्चे के ZPD के अंदर आते हैं उन्हें बच्चा सहायता मिलने पर आसानी से कर सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ZPD की क्या होता है, ये किसी भी व्यक्ति के सीखने के दायरे के अंदर आता है। अधिक जानकार व्यक्ति तो सही है, लेकिन ये जो बाहरी है ये गलत है, क्योंकि हमने अभी देखा कि क्या होता है, किसी व्यक्ति के सीखने के दायरे के अंदर आता है। और भौतिक वातावरण अंदर और भौतिक वातावरण बस बाहर, ये दोनों तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। ले वाइगोस्की ने इसके बारे में नहीं बताया है। भौतिक वातावरण तो जीन पियाजे से संबंधित है, वाइगोस्की तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन ही गलत है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की विशेषता है? क्या ये एक रेखीय प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है, या विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है?
तो मैं आपको बता दूं ये एक रेखीय प्रक्रिया तो बिल्कुल नहीं है। सामाजिकरण जो होता है उसके अंतर्गत परिवार, स्कूल, मीडिया, मित्र सभी आते हैं और ये एक सीधी प्रक्रिया नहीं है। ये जीवन भर चलने वाली एक घुमावदार प्रक्रिया है जो क्या होता है जीवन भर चलती रहती है। जैसे आज हमने कुछ ज्ञान प्राप्त करा या हमें संस्कृति से कुछ प्राप्त हुआ तो उसका हम हमारे अगले स्टेज में क्या हो जाएगा, बदलाव हो सकता है। तो ये एक ही रेखा में नहीं चलता है। दूसरा ये एक जटिल प्रक्रिया, हाँ बिल्कुल ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें परिवार, समाज सभी मिलके क्या करते हैं, इसको जटिल बनाते हैं। तीसरा है ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है, तो हाँ ये एक बहुआयामी प्रक्रिया भी है जिसमें हमारा सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास कई दिशाओं से प्रभावित होता है। ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि सभी संस्कृतियों के अपने रीति रिवाज होते हैं, अपने नियम होते हैं, इसलिए सामाजिकरण का तरीका भी संस्कृति के अनुसार क्या होता है, बदलता है। तो अगर हम ऑप्शन ए को काट दे तो हमारे पास क्या बचा, क्या क्या सही है, बी, सी एंड डी। तो ढूंढिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, बी, सी एंड डी यही इसका राइट आंसर है। प्रश्न 14 है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है। यानी कि जो एक शिक्षक है बच्चों में कैसे एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट को विकसित कर सकता है, कैसे करेगा, क्या शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं रखे। यदि छात्र शिक्षकों से बहुत कम अपेक्षाएं रखेगा तो इससे छात्रों में क्या होगी, नकारात्मकता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, वो स्वयं को कटा हुआ महसूस करेंगे। तो ये तो नहीं होगा। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, ये देखते हैं हम। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, ये तो पहले ही हमें पता चल रहा है कि एक नेगेटिव वर्ड है और ये क्या होगा, गलत होगा, हमने इसे एलिमिनेट कर दिया। विशेष छात्रों में कम उम्मीदें रखना, जैसे कि विशेष छात्र अधिगम अक्षमता वाले हो गए, अधिगम दृष्टि बाधित बालक हो गए या कोई भी अन्य बालक, उससे क्या हमें बहुत कम उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये भी नहीं करना चाहिए, हमें उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें अधिगम करने में सहायता करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना चाहिए। जब शिक्षक छात्रों को स्वायत्तता और खुद से पहल करने के लिए सराहना करता है तो छात्रों का क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सराहना करने से छात्रों की जो अंदर की शैक्षणिक क्षमताएं होती है उनमें सकारात्मक सोच विकसित होती है और छात्र और अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। प्रश्न 15वां आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है जो आप कमेंट में बताएंगे। तो ये थे सीडीपी के क्वेश्चंस। ईमानदारी से नीचे कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।